नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर होने वाले इस मार्च को देखते हुए फिरोजशाह रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपकी ओर से E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मार्च को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मौके पर पुलिसकर्मी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो दिल्ली में E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च को लेकर निशाना साधा है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल का 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाने का ऐलान उनके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच चल रही कथित अराजकता नंबर 1 की प्रतियोगिता का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे थे, इसलिए E20 पेट्रोल के मुद्दे पर बिना अनुमति मार्च की घोषणा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले विरोध प्रदर्शन करना और फिर कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी रणनीति रही है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की तरफ से रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी इसे सरकार की ओर से बातचीत से इंकार के रूप में पेश कर सकती है। हर्ष मल्होत्रा ने E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर्यावरण सुधार, किसानों की आय बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से जरूरी कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि इथेनॉल मिश्रण देश के हितों से जुड़ा विषय है। E20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली में बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं देश की राजनीति में धर्म और आस्था को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सनातनी होने या न होने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के विभिन्न बयानों और गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सनातन धर्म से जुड़े कई प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों को लेकर देश भर के सनातन अनुयायियों के मन में भ्रम और जिज्ञासा है, इसलिए शंकराचार्य इस विषय पर अपना स्पष्ट मत दें ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान हो सके। पत्र में धार्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण से कई मुद्दों का हवाला देते हुए शंकराचार्य से आग्रह किया गया है कि वो सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करें। इस पत्र के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। फिलहाल इस पत्र पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या राहुल गांधी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। देखिए, मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया है वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को लिखा है। मुक्तेश्वरानंद जी वो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के सामने एक धर्म संकट है कि राहुल गांधी किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उनको मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनके दादा, उनके माता पिता वो हिंदू नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे हिंदू हुए। और आज पूरे देश का सनातनी इस बात से आक्रोशित भी है कि वो लगातार प्रभु रामलला पे सवाल उठाते रहे हैं, बाबरी मस्जिद का समर्थन करते रहे, शपथ पत्र भी दिया, देश के टुकड़े करने की बात करते रहे हैं। और 7 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गौ माताओं को और संतों को भुनवा दिया था। तो अभी राहुल गांधी जी ने जो अपमान हाल ही में किया है, पूरे संतों को चोर बताया है, एक पप्पू दूसरे पप्पू को जिस तरह समर्थन किया है, उससे पूरा सनातन स्तब्ध है। कोई भी हिंदू ये कृत्य नहीं कर सकता। इसलिए भी महाराज जी से हमने व्यवस्था चाहिए कि जो बी पार्टी में जाते हों, जो बी पार्टी करते हों, जहां से वो सांसद है वहां बी पार्टी हुई थी, तो क्या गाय खाने वाले मंदिर जा सकते हैं, क्या हिंदू हो सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि महाराज जी हमने जो पत्र लिखा है उसका जवाब देंगे, जिसके कारण पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर फिर वो कहीं मंदिरों में जाएंगे तो उनका विरोध होगा। वो जिस धर्म के हैं उस धर्म में जाएं, कम से कम सनातन को जिस तरह उन्होंने बदनाम किया है और आतंकवादियों को रिहा करने के लिए शपथ पत्र दिए हैं और देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। और जो अभी पार्लियामेंट में हुआ है
जो एक पप्पू दूसरे पप्पू को समर्थन किया है, संतों का अपमान किया, भगवान श्री राम को जिसने एक सांसद के पैरों में रखा हो, तो क्या वो हिंदू हो सकते हैं? क्या उन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार है? तो ये व्यवस्था मैंने मांगी है। मुझे उम्मीद है परम पूज्य शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को देंगे। वहीं मुरादनगर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब सरकारी अस्पताल की एक एम्बुलेंस के चालक ने कथित तौर पर कांवड़ियों की गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना के बाद कांवड़ियों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विकास यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों ने कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और पूरे मामले को समझदारी से सुलझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कांवड़ियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ आवश्यक कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं हरिद्वार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पहुंची एक अनोखी कांवड़ श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बन गई। दिल्ली एनसीआर निवासी शिवभक्त दीपांशु अपनी विशेष कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के अनगिनत नोट सजाकर करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस अनूठी कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुटती रही और हर कोई इसकी तस्वीरें व वीडियो बनाता नजर आया। दीपांशु ने बताया कि यह उनकी 5वीं कांवड़ यात्रा है। इससे पहले ये कलश कांवड़ और डाक कांवड़ ला चुके हैं, लेकिन नोटों से सजी कांवड़ पहली बार लेकर आए हैं। उन्होंने 28 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल उठाया और प्रतिदिन लगभग 18 से 19 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। उनके साथ 3 साथी सहयोग के लिए चल रहे हैं, जबकि कांवड़ का भार दीपांशु स्वयं उठा रहे हैं। दीपांशु के अनुसार कांवड़ का ढांचा लगभग 9,000 रुपये में तैयार कराया गया, जबकि उन पर लगे नोटों की उन्होंने गिनती नहीं की। उनका कहना है कि भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद कांवड़ में लगे सभी नोटों से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश के बाद मिले सम्मान और सहयोग के लिए सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का आभार भी व्यक्त किया। क्या नाम है बोले? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली हरिद्वार से हूँ। आपने नोटों की कावड़ बनाई है, हाँ जी। क्या उद्देश्य है? बस इसका यही उद्देश्य है कि मेरा मतलब मन था नोट वाली कांवड़ लाने का, इसलिए मैं 2026 में नोट वाली कांवड़ लेकर आ गया हूँ। कितने इसमें लगे हुए हैं? इसमें जो नोट लग रहे हैं वो अनगिनत नोट हैं, इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है। बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। मतलब कुछ पता कितने हजार या? इसमें जो इसका कांवड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9,000 रुपये का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें ये अनगिनत नोट है। इनका फिर क्या करेंगे नोटों का आप? ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा, वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे। इन्हीं से ही? हाँ जी, पूरे नोटों का इन भंडारा होगा। कब चले थे आप हरिद्वार से? हमने जल उठाया था 28 जुलाई को। 28 जुलाई जी। कितने किलोमीटर का सफर? मेरी जो एक कांवड़ यात्रा है ये पूरे 200 किलोमीटर की है। 200 किलोमीटर। हाँ जी। कब तक पूरी कर देंगे? मैं 10 अगस्त को पहुँचने की पूरी कोशिश है मेरी। पैदल कितना चलते हैं रोज? पैदल में एक दिन में 18 से 19 किलोमीटर चल लेता हूँ। और कितने बोले आपके साथ हैं? हम टोटल 4 लोग हैं। सभी के साथ जमा है? नहीं, ये जो कांवड़ है सिर्फ मेरी है, एक कंधे की। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में एक अनोखा और खुशी का पल देखने को मिला। दिल्ली निवासी शिवभक्त नेहा, जो हरिद्वार के नीलकंठ से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा के जरिए दिल्ली लौट रही थी, रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्हें मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों की देखरेख में नेहा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। मां और दोनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं और जिला अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में भर्ती हैं। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजय कुमार वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नवजात बच्चों और उनकी मां का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इस दौरान एसएसपी ने दोनों नवजातों का नामकरण भी किया। उन्होंने एक बच्चे का नाम गणेश और दूसरे का कार्तिकेय रखा। अस्पताल में मौजूद परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इस अवसर पर बेहद खुशी और शुभ संकेत के रूप में देखा। कांवड़ यात्रा के बीच जन्मे इन जुड़वा बच्चों की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ का समय पर उपचार और सुरक्षित प्रसव कराने के लिए आभार व्यक्त किया। यह घटना कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और नई जिंदगी के सुंदर संगम के रूप में देखी जा रही है। आज जिला अस्पताल पहुंचे थे, एक महिला थी जो कांवड़ लेके आ रही थी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 तारीख से ये शुभ सावन का महीना चल रहा है और
जनपद मुजफ्फरनगर में ये पूरा प्रवेश मार्ग है। हमारे जितने भी शुभ कांवड़िए आते हैं, जितने भी भोले आते हैं, उनके लिए निश्चित तौर से एक बहुत शुभ मार्ग है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि नेहा नाम की मैडम थी, उनके 2 बच्चे जिला अस्पताल में पैदा हुए हैं और ये उनकी सहमति से 2 नाम भी दिए गए हैं, कार्तिक और गणेश जो है। दोनों बच्चे आपने देखा पूरा स्वस्थ हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में। निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाई की बात है, बहुत शुभकामनाएं उनको दिया है। वो जल लेकर चली थी हरिद्वार से और जब उनको लिवर पेन का एहसास हुआ तो जिला अस्पताल में रिपोर्ट किया और डॉक्टर जो मैडम है हमारी सीएमएस और जो इनकी पूरी टीम है और हमारे एसपी सिटी और हमारे इंस्पेक्टर और सीओ सिटी वगैरह ने तत्काल उसको जो है अटेंड करवाया, जो है डॉक्टर से बात करके, और निश्चित तौर से दोनों बच्चे बड़े स्वस्थ ढंग से पैदा हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। इसीलिए शुभकामनाएं देने हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। निश्चित तौर से तो कि बहुत ही खुशी की बात है और ये इस महीने में खासकर और इस दौरान जबकि वो जल लेके चली हुई है बहुत शुभ कार्य के लिए, दिल्ली की रहने वाली है और दिल्ली जा रही थी ये, और बीच रास्ते में लिवर पेन, उनको 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ट्विंस। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और गणेश और कार्तिक के रूप में मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान देर रात उस समय यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई जब कथित तौर पर सभी निर्धारित मानकों और पुलिस की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए कश्यप डीजे शहर में प्रवेश कर गया। बताया जा रहा है कि यह विशाल डीजे करीब 16 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा था, जबकि शहर में ऐसे बड़े डीजे वाहनों की एंट्री को लेकर पहले से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जानकारी के अनुसार कश्यप डीजे रामपुर तिराहे से शहर में दाखिल होकर शिव चौक पर पहुंच गया। इस दौरान कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और शिव चौक पर करीब आधे घंटे तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस गए, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि पुलिस की गाइडलाइन के बावजूद इतना बड़ा डीजे शहर में कैसे प्रवेश कर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इसे रोका जाता तो जाम की स्थिति से बचा जा सकता था। हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या डीजे संचालकों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मामले को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीनाक्षी चौक स्थित एक शिविर में 2 कांवड़ियों के बीच मामूली विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अन्य कांवड़ियों और लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को हिरासत में लिया और सभी को शांत रहने की हिदायत दी। बाद में समझाइश और सख्ती के बाद कांवड़ियों को उनकी यात्रा आगे जारी रखने के लिए रवाना कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़ियों के बीच विवाद और मौके पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य कर दिया गया, जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच भी की जा रही है। आज सुबह 1:30 बजे मुजफ्फरनगर शहर के मीनाक्षी चौक के शिविर पे 2 कांवड़ श्रद्धालुओं के गुटों के बीच हल्की कहासुनी और मारपीट की घटना हुई। मौके पर मौजूद पुलिस बल आरआरएफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, दोनों ही गुटों को समझाया, दोनों ही पक्षों को समझाया और सभी पक्षों को अपने अपने रास्ते भेज दिया गया और मौके पर कुशलता है। इसी संबंध में कुछ इस तरह की खबर चल रही है कि यहाँ पे मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जो कि पूरी तरह निराधार है। मौके पर कुशलता है और ये मामूली कहासुनी का मामला। वहीं नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास बीच सड़क उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ युवक आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट करने वाले युवक एक थार कार में सवार थे और सड़क पर ही एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। तो घटना के दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सड़क पर हो रही मारपीट के कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला भी शामिल दिखाई दी, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मामला थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मारपीट किस वजह से हुई और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्माण विभाग ने दिन रात कार्य करते हुए लगभग 20 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर बैरिगेटिंग कराई है। मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली गलियों के बाहर बांस बल्लियों से बैरिगेट लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नालों के आसपास भी विशेष बैरिगेटिंग की गई है। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्राचीन
दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के बाहर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जस्सीपुरा मोड़ से दुधेश्वर नाथ मंदिर तक बैरिगेटिंग के ऊपर ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि कांवड़ यात्रियों को धूप से राहत मिल सके। इसके अलावा साईं उपवन में मरम्मत कार्य तेजी से कराया गया है, जहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री विश्राम करते हैं। झूलों और अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा के लिए बैरिगेटिंग की गई है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि प्रकाश, जलकल, स्वास्थ्य, उद्यान और निर्माण विभाग लगातार व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए मेरठ रोड स्थित कंट्रोल रूम से 129 इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS कैमरों के साथ 205 अतिरिक्त कैमरों को भी जोड़ा गया है। मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कांवड़ रूट को पूरी तरह गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और जहां जरूरत थी वहां पैचवर्क भी कराया गया है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। यहाँ गाजियाबाद में ये जो श्रावण महीना है, दुधेश्वर भगवान का बड़ा महत्व रहता है। अपने जिला प्रशासन की तरफ से, विशेष करके नगर निगम की तरफ से करीब 2 महीना पहले से ही पूरी व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। आज हमारे नगर आयुक्त जी भी यहाँ पर पधारे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। तो सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और सभी जो कार्य करने वाले हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। हर बार की तरह श्रावण मास जो है शुरुआत होने पर नगर निगम बहुत विस्तृत तैयारियां करता है। उसी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और महाराज जी के साथ हमने दर्शन भी किए और सारी व्यवस्थाओं का हमने स्टॉक टेकिंग भी किया और यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग जस्सीपुरा मोड़ से आगे MMG तक की गई है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि प्लास्टिक फ्री और बहुत ही भव्य रूप से इसको मनाना चाहिए, तो बहुत भव्य रूप से प्लास्टिक फ्री साफ सफाई के साथ हम यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में नगर निगम के ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सोमवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। महापौर सुनीता दयाल के नेतृत्व में नगर निगम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण JDA और तहसील प्रशासन की टीम ने 100 फुटा रोड स्थित ग्रीन बेल्ट का सीमांकन कर अवैध झुग्गियों को हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। अभियान के दौरान वर्ल्ड रेजिडेंसी बिल्डर द्वारा ग्रीन बेल्ट पर बसाई गई झुग्गियों को हटाने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय समय के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि कुछ दिन पहले निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कई अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद दस्तावेजों की जाँच कर GDA सचिव को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोमवार को कनावनी, प्रहलादगढ़ी और मानकपुर क्षेत्र की सीमाओं का चिन्हांकन करते हुए ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध कब्जों को हटाया गया। महापौर ने बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहे निर्माण कार्यों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए GDA अधिकारियों को तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों की जांच लंबित है उनमें भी जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे जी समझना है ना, उसी हिसाब से फिर आपका प्लान। हम बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाए, कुछ और बनाए, कुछ भी करेंगे। बहुत ऑप्शन है, बहुत चीजें तो इससे क्या हो गया है? कल यहाँ से सुनो, पंकज इधर से इस तरफ वाला वहीं गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार 1 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना मसूरी में धारा 70(2) BNS और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को कार में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की। इसके बाद CCTV फुटेज, मैनुअल इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अगस्त को मसूरी देहरा रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजाहिद 45 वर्ष निवासी आजमपुर देहपा थाना पिलखुआ
हापुड़ और सलीम अख्तर 48 वर्ष निवासी आजमपुर देवा थाना पिलखुआ हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी घटना के बाद वकील से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें कार सहित पकड़ लिया गया। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। शराब को लेकर हुए विवाद में 2 व्यक्तियों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की हो गई थी। इसी दौरान 40 वर्षीय धर्मपाल जमीन पर सिर के बल गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने घायल धर्मपाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मेरठ के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ खुर्जा और शिकारपुर के क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में मृतक धर्मपाल का अंतिम संस्कार कराया गया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दादा आपका किशन लाल है मेरा नाम। अच्छा, ये क्या घटना हुई है जगदीशपुर में जो एक व्यक्ति खत्म हुआ है? मेरी दुकान पे हो गया घटना। मेरी दुकान पे ये गाड़ी लेके आए मुसलमान और मेरे डीपी नाम का ये गांव में मजदूरी करता है, उसमें धक्का मार दिया, फिर ऊपर से लात बजाई, उसे सर फूट गया। उपचार के लिए जिला अहमदगढ़ में जिला बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ में ले जाएगा। उसे पट्टी वट्टी कराएगी, फिर उसे सूर्या में ले गए शिकारपुर, उसके बाद बुलंदशहर के बाद मेरठ में डी एंड हो गया। अच्छा, क्या दोनों ने ही शराब पी रखी थी? बिल्कुल। तो ये शराब की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? जी, पहले से कोई रंजिश नहीं थी मेरे दिमाग से। तो मेन कारण शराब का रहा है? जी। तो ये आप उसमें पहले भी साथ रहते थे? पहले भी साथ रहे। अच्छा, पहले भी साथ पीते होंगे? अच्छा, मुख्य कारण इनका शराब का रहा है? जी जी। टीपी कब रहेगा दादा आपका? किशन लाल है मेरा नाम। अच्छा, ये क्या घटना हुई है जगदीशपुर में जो एक व्यक्ति खत्म हुआ है? मेरी दुकान पे हो गया घटना। मेरी दुकान पे ये गाड़ी लेके आए मुसलमान और मेरे डीपी नाम का ये गांव में मजदूरी करता है, उसमें धक्का मार दिया, फिर ऊपर से लात बजाई, उसे सर फूट गया। उपचार के लिए जिला अहमदगढ़ में जिला बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ में ले जाएगा। उसे पट्टी वट्टी कराएगी, फिर उसे सूर्या में ले गए शिकारपुर, उसके बाद बुलंदशहर के बाद मेरठ में डी एंड हो गया। अच्छा, क्या दोनों ने ही शराब पी रखी थी? बिल्कुल। तो ये शराब की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? जी, पहले से कोई रंजिश नहीं थी मेरे दिमाग से। तो मेन कारण शराब का रहा है? जी। तो आगे बढ़ते रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो त्रिशा पर टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया। अभद्र इशारे पर उदयनिधि स्टालिन डिटेन किए गए हैं। तो त्रिशा विवाद में उदयनिधि पर 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महिला सम्मान पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो त्रिशा विवाद में माफी की मांग तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं। एक रैली के दौरान कथित तौर पर अभिनेत्री त्रिशा को लेकर किए गए एक अभद्र बयान और इशारे पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। इस मामले में उदयनिधि को डिटेन कर लिया गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा और तमिलनाडु के लिए कावेरी के पानी के उचित प्रबंध को लेकर सरकार की जमकर आलोचना भी की। इस दौरान भीड़ ने त्रिशा के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि इसी दौरान स्टालिन ने भीड़ से पूछा कि वो त्रिशा के नारे क्यों लगा रहे हैं और इस दौरान द्व्यर्थी बयान दिया और अभद्र इशारा भी किया। उन्होंने उदयनिधि के भाषण को अश्लील और द्व्यर्थी बताते हुए कहा कि डीएमके नेता अपनी अश्लील भाषा और डबल मीनिंग भाषणों से अन्नादुरई के आंदोलन को और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। तो डीएमके नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
कल उनकी रैली में एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ भी नारे लगाए गए थे। तो बता दें कि कावेरी जल विवाद पर एक रैली के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और अभिनेत्री त्रिशा पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विजय की पार्टी टीवीके ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। तो जब जस्टिस जी.के. एलोथिरेयन ने कार्रवाई शुरू की तो वकील हसन मोहम्मद जिन्ना ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अनुरोध स्वीकार करते हुए जज ने दोपहर बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सहमति व्यक्त कर दी है। तो बता दें ये पूरा मामला सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर विरोध करने के लिए आयोजित डीएमके की रैली से जुड़ा हुआ है। अपने संबोधन के दौरान उदयनिधि ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए डबल मीनिंग वाली टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और अब उसी को लेकर उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें डिटेन कर लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।